मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय अथवा पेशे से आय चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत किस प्रकार से आय की गणना की जाती है वो हमने पढ़ लिया है। उसके संबंध में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज से हम जो है आय का तीसरा शीर्षक व्यवसाय अथवा पेशे से आय शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के संबंध में जो भी प्रावधान है व्यवसाय अथवा पेशे से आय के संबंध में, आयकर में जो भी प्रावधान है उन सब की चर्चा, उन सब के बारे में हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास से हम जो है इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो बिजनेस है, व्यवसाय है, व्यवसाय में सारी क्रियाएं शामिल की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु का क्रय विक्रय करता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। वस्तुओं को खरीद कर फिर उसमें अपना एक लाभ का निश्चित प्रतिशत जोड़कर अगर वो व्यापारी अगर उसको आगे विक्रय करता है तो ऐसी क्रियाएं करने वाला जो व्यवसाय है उसकी आय भी, ऐसे करदाता की आय भी इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। अगर कोई वस्तुओं का निर्माण करता है या उत्पादन करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो ऐसे करदाता की आय भी इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। अगर कोई करदाता बैंकिंग का काम करता है, बैंकिंग सेवाएं, बीमा, इंश्योरेंस की जो अगर कोई बिजनेस है, यातायात, कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में लगा हुआ है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करता है, तो इस प्रकार का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों, करदाताओं की जो आय है वो भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य की जाएगी। अगर कोई सट्टे के व्यवसाय से कोई लाभ कमाता है तो इस प्रकार की आय को भी इसी शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, पेशे की, तो पेशे के लिए किसी प्रकार की विशेष बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील, डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये सभी पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं और इन सब के लिए एक विशेष प्रकार की बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर कोई खिलाड़ी है, कोई गायक है, कोई नृतक, डांसर है, तो इनके लिए एक विशेष प्रकार की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो जिनमें पेशा वो है जिनमें एक विशेष प्रकार की बौद्धिक अथवा शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो ये जो सारे व्यक्ति हैं ये पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं और ये सब पेशा कहलाते हैं। तो इन सब से कमाई जाने वाली आयें सेवाएं प्रदान करके या खेल कर, गायक अपना गायन प्रस्तुत करके अगर कोई आय कमाई जाती है तो वो आय भी इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगी। आज से हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष, यानी कि अभी कर निर्धारण वर्ष है 2020-21 जो कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए। तो जो गत वर्ष है 19-20 उसमें 31 मार्च 2020 को वो समाप्त हो रहा है। तो 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के संबंध में एक व्यापारी के लाभ हानि खाते ने 25,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्रकट किया। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार नेट प्रॉफिट जो है उसको 25,000 रुपए का हुआ है। बही खातों का सूक्ष्म निरीक्षण करने एवं उससे पूछताछ करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। और जब बही खातों की जांच की गई, उससे कुछ पूछताछ की गई तो कुछ निम्न जानकारी हमको प्राप्त हुई। पहली है, अंतिम रहतिया का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया गया था। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन किया गया था 60,000 रुपए पर। यह मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया जबकि बाजार मूल्य लागत से अधिक था। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट पर
या मार्केट वैल्यू पर, यानी लागत पर या बाजार मूल्य, इन दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। यहां पर लागत मूल्य कम है, लेकिन यहां पर अंतिम रहती का मूल्यांकन लागत से भी कम किया गया है। मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया है। इसके संबंध में एडजस्टमेंट की जरूरत है। इसको वापस लागत मूल्य पर लाना पड़ेगा, अंतिम रहती के मूल्य को। गत वर्ष में व्यापारी ने कुल मिलाकर 4,500 रुपए विक्रय कर के रूप में सरकार में जमा कराए, परंतु इनको लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया। तो इनको लाभ हानि खाते में दिखा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विक्रय कर जो सेल्स टैक्स है वो एक स्वीकृत व्यय है। यह राशि कुल विक्रय की राशि में भी सम्मिलित नहीं की गई थी। अब इस राशि को, विक्रय कर की राशि को कुल विक्रय की राशि में भी सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि विक्रय की राशि में विक्रय कर को शामिल करके और फिर जो है लाभ हानि खाते में विक्रय की राशि को डेबिट किया जाता है। यानी कि विक्रय कर की राशि, सेल टैक्स राशि पहले ग्राहकों से, कस्टमर से वसूल की जाती है और फिर सरकार के पास जमा करवा दी जाती है। तो अगर विक्रय कर की राशि को विक्रय की राशि में भी सम्मिलित नहीं किया गया था, तो फिर इसके संबंध में कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ विक्रय में भी शामिल नहीं है और इधर लाभ हानि खाते में भी नहीं दिखाया गया, तो किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, गत वर्ष में व्यापारी को नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट से 1500 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए। तो गत वर्ष में व्यापारी को नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट से ब्याज प्राप्त हुआ था, जो कि व्यापार की आय नहीं है, और इस राशि को उसने पुस्तकों में भी नहीं दिखाया, जबकि इसके संग्रह के 50 रुपए के खर्चे पुस्तकों में लिख दिए गए। इसके संग्रह के खर्चे पुस्तकों में नहीं दिखाए जाने चाहिए थे, क्योंकि ये व्यापार की आय नहीं है। तो इसके संबंध में हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसको लाभों में वापस जोड़ना पड़ेगा। चौथा है, विज्ञापन व्यय में भेंट दी गई 10 वस्तुओं का मूल्य 20,000 रुपए तथा, तो विज्ञापन व्यय में अगर कोई 10 वस्तुएं भेंट दी गई है, कोई सैंपल के रूप में दी गई है, तो वो ऐसा व्यय स्वीकृत व्यय है। तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का व्यय 5,000 रुपए भी सम्मिलित किया गया है। तो अगर राजनीतिक दलों की मैगजीन में कोई विज्ञापन दिया गया है और उसके संबंध में व्यय हुआ है, तो ऐसा व्यय अस्वीकृत व्यय माना जाता है। राजनीतिक पार्टी की जो मैगजीन में दिया गया एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अस्वीकृत व्यय होता है। तो ये 5,000 रुपए अस्वीकृत हैं और इनको जो है वापस लाभों में जोड़ा जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय में 24,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किए गए भुगतान की है। वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यय दिखाए गए हैं पुस्तकों में, और उसमें 24,000 रुपए की राशि ऐसी है जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला को भुगतान किया गया है, जो निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम पर व्यय करने के लिए ही है। तो 24,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय प्रयोगशाला को दी गई है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तो इस राशि के संबंध में भारित कटौती दी जाती है, यानी कि जो व्यय किया गया है उसकी 1.5 गुना 150% की कटौती दी जाती है। तो इसके संबंध में हमको एक्स्ट्रा डिडक्शन देना पड़ेगा, 24,000 का 50% अलग से जो है डिडक्शन देना पड़ेगा लाभों में से। छठा है, करदाता ने अपने स्कंद का बीमा 1 जनवरी 2020 को करवाया। 1 जनवरी 2020 को स्कंद का बीमा, ये स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है, तथा वार्षिक प्रीमियम की संपूर्ण राशि, पूरे साल भर की राशि 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक की 12 महीने की संपूर्ण राशि जो है पुस्तकों में लिख दी गई है, जबकि बीमा प्रीमियम की केवल गत वर्ष से संबंधित राशि पुस्तकों में लिखनी चाहिए थी। तो केवल 3 महीने की राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च 2020 तक की ही वार्षिक जो बीमा प्रीमियम उसकी राशि दिखाई जानी चाहिए थी पुस्तकों में। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमको वापस ऐड करना पड़ेगा 9 महीने का लाभों में। सातवां है, यात्रा व्यय में कर्मचारी को दिए गए दैनिक भत्ते के 6,000 रुपए सम्मिलित किए गए हैं। ये कर्मचारी 3 दिन के लिए मुख्यालय से बाहर गया था, तो दैनिक भत्ता दिया गया है। यात्रा व्यय के संबंध में जो भी खर्चे किए जाते हैं, यात्रा व्यय एक प्रकार का स्वीकृत व्यय है और दैनिक भत्ता भी उसमें शामिल होता है। तो इसके संबंध में किसी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। 8वां पॉइंट है, गत वर्ष में करदाता ने पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए 14,000 रुपए का पूंजीगत खर्चा किया। तो उसने पेटेंट राइट्स लिए हैं और ये संपूर्ण राशि लाभ हानि खाते के नाम लिख दी गई है, जबकि जो पेटेंट राइट्स है, जो पेटेंट है एक प्रकार की इंटेंजिबल एसेट्स है और इस पर 25% की दर से मूल्यह्रास की छूट दी जाती है। तो पूरा का पूरा खर्चा नहीं दिखाया जाना चाहिए था, 14,000 का 25% ही केवल इसकी छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन पूरा का पूरा खर्चा दिखा दिया गया है। तो जो इसका 75% भाग है उसको हमको लाभों में वापस जोड़ना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 9वां है, गत वर्ष के दौरान करदाता ने तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 36,000 का भुगतान एकमुश्त किया। टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज के संबंध में 36,000 रुपए का भुगतान किया गया है। यह भी एक प्रकार से इंटेंजिबल एसेट्स है, अदृश्य संपत्ति है, और इसके संबंध में भी जो है 25% की दर से मूल्यह्रास की कटौती दी जाती है। लेकिन ये पूरी की पूरी राशि, संपूर्ण राशि लाभ हानि खाते में नाम लिख दी गई है, इसलिए इसका जो 75% भाग है वो हमको लाभों में वापस जोड़ना पड़ेगा, इसके संबंध में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 8वां है, लाभ हानि खाते में मशीन के विक्रय की हानि 6,500 रुपए नाम लिख दी गई। मशीन की विक्रय से जो हानि होती है, संपत्तियों के विक्रय से जो हानि होती है, ऐसी हानि अस्वीकृत व्यय होता है, तो इसको हमको लाभों में वापस जोड़ना पड़ेगा। जो विक्रय की हानि दिखाई गई है 6,500 रुपए की,
इस मशीन का अप्लिखित मूल्य 12,500 रुपये था तथा इसे 6,000 में बेचा गया। 12,500 रुपये की मशीन थी, 6,000 में बेचा गया, 6,500 रुपये की हानि हुई है। इस समूह में अन्य संपत्तियों का अप्लिखित मूल्य 23,500 रुपये था। तो जब इस समूह की अन्य संपत्तियां भी थी और आयकर अधिनियम के अनुसार जो है मूल्यह्रास एक समूह में लगाया जाता है, न कि अलग अलग संपत्तियों पर, तो एक प्रकार जिन संपत्तियों पर मूल्यह्रास की दर एक होती है, जिनकी मूल्यह्रास की दर समान होती है, उनका एक समूह बना दिया जाता है। तो ये जो 12,500 रुपये की मशीन जिसको 6,000 में बेचा गया है, ये एक समूह से संबंधित थी और इस समूह की जो अन्य संपत्तियां हैं वो 23,500 की थी। तो इस समूह पर मूल्यह्रास की दर 15% है, अतः लाभ हानि खाते में 3,525 रुपये का ह्रास नाम लिखा गया। यानी कि जो मूल्यह्रास लगाया गया है इस समूह पर वो 3,525 रुपये का है। तो हम ये देखेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्या इस समूह पर 3,525 रुपये का ह्रास बनता है या इससे ज्यादा बनता है, इससे कम बनता है, और फिर जो है इसके अकॉर्डिंग हमको लाभों में एडजस्टमेंट करना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करदाता की व्यापार की आय की गणना कीजिए। हमको इस करदाता की इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन करनी है, व्यापार की आय ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम business for the assessment year 2020-21. Amount, particulars. इस क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट दिया गया है, व्यापारी के लाभ हानि खाते के अनुसार जो शुद्ध लाभ है वो दिया गया है। नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 25,000 रुपए का शुद्ध लाभ जो है व्यापारी का लाभ हानि खाता प्रकट करता है। और जो है बही खातों का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर, उससे पूछताछ करने पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। पहली है, अंतिम रहते का मूल्यांकन 60,000 रुपए पर किया गया। यह मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया है। तो मूल्यांकन लागत से 20% कम पर किया गया है, तो जो अंडर वैल्यूएशन हुई है, अंडर वैल्यूएशन वो हमको ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि अंतिम रहती है जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर कम किया गया है तो इससे जो है लाभों पर फर्क पड़ेगा, इससे जो है शुद्ध लाभ कम दर्शाए जाएंगे। तो इसलिए जो अंडर वैल्यूएशन हुई है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और जो अंडर वैल्यूएशन की राशि है उसको हमको लाभों में वापस ऐड करना पड़ेगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपए हैं 80% के रूप में, यानी कि जो 60,000 है वो लागत से 20% कम पर मूल्यांकित है। यानी 60,000 जो है 80% के रूप में है, तो 20% कितना होगा? 60,000 में 80 का भाग लगाकर 20 से गुणा कर देंगे, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये से जो है अंडर वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, या फिर हम इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो 60,000 है उसका वैल्यूएशन 20% कम हुआ है, यानी कि 80 रुपये के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा, और फिर इसमें से जो है 60,000 रुपये घटा दिया जाए तो भी एक ही बात है। 60,000 में 80 का भाग लगाकर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 75,000 होता है। 75,000 स्टॉक का मूल्य होना चाहिए था, लेकिन 60,000 ही हमने दिखाया है, तो 15,000 रुपये से अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार डिसअलाउड हैं, यानी कि ये खर्चे, ये मदें जो है अस्वीकृत होती हैं, तो इनको वापस लाभों में जोड़ना पड़ेगा। लाभों में से घटाया गया है, लाभों में वापस ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड आइटम्स डिसअलाउड।
जो दूसरा पॉइंट है, गत वर्ष में व्यापारी ने कुल मिलाकर 4,500 रुपए विक्रय करके सरकार में जमा कराए और उसका पुस्तकों में इसको नहीं दिखाया गया था और विक्रय की राशि में भी उसको शामिल नहीं किया गया था, तो इसके संबंध में किसी प्रकार के समायोजन की एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट है, गत वर्ष में व्यापारी को नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट से 1,500 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए, जो कि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये अन्य साधनों की आय है, व्यापार की आय नहीं है। तो इसके संबंध में जो कलेक्शन चार्जेस है, संग्रह के वे हैं 50 रुपए, वे भी जो है व्यापार की आय में से घटाए नहीं जाने चाहिए थे, यानी लाभ हानि खाते में नहीं दिखाए जाने चाहिए थे, लेकिन ये पुस्तकों में लिख दिए गए हैं। तो ये जो कलेक्शन चार्जेस हैं ये डिसअलाउड हैं, इनको वापस ऐड करना पड़ेगा। ये लाभों में से घटा दिए गए हैं, लाभों में से डेबिट किए गए हैं, तो इन कलेक्शन चार्जेस को वापस ऐड करना पड़ेगा। कलेक्शन चार्जेज ऑन इंटरेस्ट, ₹50 के। चौथा पॉइंट है, विज्ञापन व्यय में भेंट में दी गई 10 वस्तुओं का मूल्य 20,000 रुपए तथा विभिन्न राजनीतिक दलों को की मैगजीन में दिए गए विज्ञापन का व्यय 5,000 रुपए भी सम्मिलित किया गया। तो विज्ञापन व्यय के खर्चे स्वीकृत होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी की मैगजीन में या ब्रोचर में या किसी पत्र पत्रिका में अगर कोई विज्ञापन का व्यय किया जाता है तो ऐसा खर्चा अस्वीकृत होता है, डिसअलाउड होता है। तो इसको जब ये विज्ञापन का व्यय लाभों में से घटा दिया गया है, पुस्तकों में दिखा दिया गया है, तो इसको वापस ऐड करेंगे। एडवर्टीजमेंट गिवन in magazines of political parties 5,000 रुपए के विज्ञापन व्यय अस्वीकृत होंगे, डिसअलाउड होंगे, इसको वापस ऐड करना पड़ेगा लाभों में। जो पांचवा पॉइंट है, वैज्ञानिक अनुसंधान व्ययों में 24,000 रुपए की राशि राष्ट्रीय प्रयोगशाला को किए गए भुगतान की है, तो इसके संबंध में भारित कटौती दी जाएगी और 24,000 की कटौती तो ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो एक्स्ट्रा डिडक्शन जो है 50% का वो हम देंगे बाद में। छठा है, करदाता ने अपने स्कंद का बीमा स्टॉक इंश्योरेंस करवाया था 1 जनवरी 2020 को और पूरे साल भर का जो प्रीमियम था 1,200 रुपए वो पुस्तकों में लिख दिया था, लेकिन जो प्रीपेड है, जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो केवल गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए। तो 1 जनवरी 2020 को जब इंश्योरेंस करवाया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च केवल 3 महीने के संबंध में जो प्रीमियम की राशि है वही स्वीकृत की जाएगी, बाकी 9 महीने की राशि जो है अस्वीकृत की जाएगी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस वापस ऐड होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200 रुपए है 12 महीने के, 9 महीने का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 900 रुपए वो ऐड किया जाएगा। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं। छठा है, यात्रा व्ययों में कर्मचारी को दिए गए दैनिक भत्ते के 6,000 रुपए सम्मिलित किए गए, तो यात्रा व्यय जो है स्वीकृत व्यय है और इसमें अगर दैनिक भत्ता दिया जाता है तो वो भी स्वीकृत किया जाता है। आठवां है, गत वर्ष में करदाता ने पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए 14,000 रुपए की राशि का पूंजीगत खर्चा किया और संपूर्ण राशि जो है लाभ हानि खाते में दिखा दी गई, लेकिन पेटेंट एक प्रकार से संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो इसके संबंध में 25% की ह्रास की कटौती दी जाती है। तो ये जो पेटेंट राइट है, पेटेंट राइट्स का 14,000 का 75% वापस जो है लाभों में ऐड कर दिया जाएगा। केवल 25% की ही कटौती दी जाती है पेटेंट राइट्स के संबंध में। ₹10,500 जो है वापस ऐड कर दिए जाएंगे। आगे लिखा है, गत वर्ष के दौरान तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 36,000 रुपए, तो 36,000 रुपए के जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ भी एक प्रकार का अदृश्य संपत्ति है। टेक्निकल नो हाउ, इसके संबंध में भी केवल 25% की ह्रास की कटौती दी जाती है, जबकि 36,000 रुपए की पूरी राशि दिखा दी गई थी लाभ हानि खाते में, तो 36,000 का 75% डिसअलाउ किया जाएगा।
27,000 रुपये वापस ऐड कर दिए जाएंगे लाभों में। आगे है लाभ हानि खाते में मशीन के विक्रय की हानि 6,500 रुपये नाम लिखी हुई है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,500 वापस ऐड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे खर्चे और ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, ये अमाउंट फिर से लाभों में ऐड किए जाएंगे। ये सब जो है डिसअलाउड है। तो इनका टोटल कर लेते हैं। 15,000 प्लस 50 प्लस 5,000 900 10,500 प्लस 27,000 प्लस 6,500 64,950 रुपये। 64,950 रुपये वापस ऐड कर दिए जाएंगे 25,000 में। 89,950 रुपये, 89,950। अब कुछ खर्चे या कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनकी डिडक्शन देनी पड़ेगी, जिनको घटाना पड़ेगा लाभों में से। पांचवा नंबर पॉइंट, वैज्ञानिक अनुसंधान के खर्चे। तो 24,000 की छूट तो दी जा चुकी है ऑलरेडी। तो जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है, जो भारित कटौती दी जाती है इसके संबंध में, एक्स्ट्रा डिडक्शन ऑन साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेज 24,000 पर 1.5 गुना कटौती दी जाएगी। तो जो 50% की जो कटौती है, वो एक्स्ट्रा कटौती, जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है, वो अब दिया जाएगा 12,000 रुपए का। इसके बाद अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन 3,525 रुपए का जो है नाम लिखा गया है, डेबिट किया गया है लाभ हानि खाते में। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 3,525 रुपए जो है अमाउंट कम है या ज्यादा है, या फिर इसके संबंध में ये करेक्ट है पूरा, इसके संबंध में कोई भी एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 अलाउएबल, ये वर्किंग नोट बनाकर हमको अलाउएबल डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो मशीन की है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन्स ऑन 1 अप्रैल 19, एक मशीन तो है 6,500 की, 12,500 की, जिसको बेचा गया है 6,000 में, और बाकी कुछ अन्य मशीनें हैं इसी समूह में, इसी ब्लॉक में 23,500 रुपए की। तो कुल मिलाकर इस ब्लॉक का अपलिखित मूल्य होगा 12,500 प्लस 23,500, 36,000 रुपए। इसमें से एक मशीन बेची गई है केवल 6,000 रुपए की। सेल कंसिडरेशन ऑफ मशीन 6,000 रुपए। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए जो रिटर्न डाउन वैल्यू है गत वर्ष 2019-20 में, वो है 36,000 रुपए की। तो डेप्रिसिएशन जो होगा, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% ऑन ₹30,000। तो 30,000 पर 15% मूल्यह्रास लगाया जाना चाहिए, 4,500 रुपए। तो 4,500 रुपए अलाउएबल डेप्रिसिएशन है। गत वर्ष में जो है 4,500 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 3,525 रुपए का। तो ये जो अंडर चार्ज है, कम चार्ज किया गया है, अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन अब घटाया जाएगा।
4,500 रुपये का डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया जाना चाहिए था, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है केवल 3,525 रुपये का। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो अंडर चार्ज है, यानी कम चार्ज किया गया है, वो अब चार्ज कर लिया जाएगा 975 रुपये का। तो 12,975 जो है वो लाभों में से घटा दिए जाएंगे। 89,950 में से 12,975 रुपये लेस किए जाएंगे, तो 76,975 रुपये जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस माने जाएंगे, ना कि जो 45,000 रुपये जो व्यापारी का लाभ हानि खाता प्रदर्शित कर रहा था, 25,000 रुपये जो शुद्ध लाभ दिखाया जा रहा था व्यापारी के लाभ हानि खाते के द्वारा, इसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं मानेंगे। आयकर अधिनियम के अनुसार 76,975 रुपये इस व्यापारी की व्यवसाय से, व्यापार से आय है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो ये क्वेश्चन सोल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।